हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर 9 जिसका नाम है जंतुओं में जनन। बच्चों, अपन ने पहले पढ़ा है जैसे पाचन, परिसंचरण, श्वसन प्रक्रम के बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है। आज हम इस पाठ में जनन प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि जनन क्यों आवश्यकता है। जीवों में जनन का एक विशेष महत्व है जैसे क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखता है। मान लो अगर जनन नहीं होगा तो एक पीढ़ी पीढ़ी जो जीव जंतुओं का जो अस्तित्व है वो ही खत्म हो जाएगा, इसलिए जनन बहुत ज़रूरी। अब बच्चों, जनन कितने प्रकार का होता है? तो जनन दो प्रकार का होता है, ऐसे अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो जैसे जनन में आपने देखा होगा कुछ जो होते हैं जानवर, वो तो बच्चे पैदा करते हैं और कुछ अंडे पैदा करते हैं। तो जैसे अपन इस सारणी में देखेंगे, जैसे मनुष्य फीमेल क्या करते हैं, शिशु को पैदा करते हैं ना। बिल्ली भी शिशु को पैदा करती है, कुत्ता भी बच्चे ही पैदा करता है, तितली अंडे पैदा करती है, मुर्गी भी अंडा कर निकालती है ना, अंडा पैदा करती है, अंडे से फिर चूजा निकलता है। गाय भी बच्चा पैदा करती है, मेंढक अंडे देता है। इस प्रकार हमने देखा कि कुछ जो जानवर हैं वो बच्चों को पैदा करते हैं, वो जरायुज जानवर कहलाते हैं, जो अंडों को पैदा करते हैं, अंडपरजक। इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा था कि जो जंतुओं में, पौधों की तरह जंतुओं में भी जनन की दो विधि हैं, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। तो सबसे पहले अपन लैंगिक जनन के बारे में बात करेंगे। लैंगिक जनन में क्या होता है कि पौधों में भी नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। जो लैंगिक जनन होता है इसमें नर और मादा मेल और फीमेल दोनों ही भाग लेते हैं। उसी प्रकार जंतुओं में भी नर और मादा दोनों जनन भाग लेते हैं। इसमें नर और मादा युग्मक बनते हैं जो संलियत होकर युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनाता है। इस प्रकार नर और मादा युग्मक का संलयन होना ही क्या कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है। अपन लैंगिक जनन में सबसे पहले अपन मेल जनन अंग के बारे में पढ़ेंगे। नर जनन अंग ये क्या होता है? तो नर जनन अंग जो होता है, नर मतलब मेल में एक जोड़ी क्या होता है, वृषण, दो शुक्राणु नलिका होती है, एक श्वसन लिंग होता है। और इसमें क्या जो वृषण टेस्टी होते हैं, ये वृषण होते हैं जो क्या करते हैं, युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिन्हें हम शुक्राणु कहते हैं। शुक्राणु का चित्र आपको दिख रहा है। शुक्राणु के चित्र में एक सिर, एक मध्यभाग और एक पूंछ होती है। शुक्राणु एक अपने आप में एकल कोशिका होती है। उसी प्रकार एक अंडाणु भी एक अपने आप में एकल कोशिका होती है। तो बच्चों, इस शुक्राणु का चित्र पेपर में आता है, इसे आप अच्छे से याद कर लेना। इसी प्रकार ये नर जननांग का भी चित्र आता है। ये दो श्वसन है, इसी से ही शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। दो शुक्राणु नलिका है जो भी अपन ने पढ़ी थी, इनसे ही शुक्राणु निकलते रहते हैं। तो ये शुक्राणु का चित्र अपन ने पढ़ा ही था। ये नर जननांग का चित्र है, बच्चों पेपर में आता है, इसे आप बना लेना। फिर अपन आते हैं मादा जननांग। मादा जननांग फीमेल का जो जननांग का चित्र है, इसमें अंडवाहिनी, एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय होता है। इस चित्र में आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये अंडवाहिनी, अंडाशय है ना, और गर्भाशय। जी अपना गर्भाशय है, ये अंडवाहिनी और ये अंडाशय। ये मानव में मादा जननांग है। ये भी बच्चों पेपर में आता है। जो मादा जननांग होते हैं जिनसे अपन कहते हैं ओवम कहते हैं, जो युग्मक उत्पन्न होता है। नर में शुक्राणु उत्पन्न होता है, मादा में मादा युग्मक उत्पन्न होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, ओवम या अंडाणु कहते हैं। प्रत्येक स्त्री या प्रति माह दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से विकसित अंडाणु का निमोचा अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय क्या होता है, अभी अपन ने देखा था चित्र में। गर्भाशय वह भाग होता है जहाँ शिशु का विकास होता है। और अंडाणु भी एक अपने आप में एकल कोशिका है। अपन ने जब पिछले चैप्टर में पढ़ा था, एक कोश की कोशिका बहु कोश की है। तो अंडाणु और शुक्राणु दोनों कैसी कोशिका, एकल कोशिका हैं। ये अंडाणु का चित्र है बच्चों, ये पेपर में बहुत आता है, इसे भी आप कर लेना। ये अंडाणु बीच में केंद्रक। ये वाला जो चित्र है निषेचन का चित्र है। ये इसमें अंडाणु है और ये शुक्राणु आ रहे हैं। अंडाणु शुक्राणु जब आपस में मिलते हैं तो वह क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। तो जनन प्रक्रम का वह प्रक्रम रहता है जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं
तो शुक्राणु और अंडाणु मतलब स्पर्म और ओवम आपस में फर्टिलाइज संलयन होकर संलयन होकर उपमनज का निर्माण करते हैं और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? फर्टिलाइजेशन कहलाती है। चित्र मैंने आपको पहले ही बता दिया ये वाला, ये पेपर में बहुत आता है। जब फर्टिलाइज हो जाते हैं, जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो जो अंडा होता है ओवम वो फर्टिलाइज हो जाता है। फर्टिलाइज होकर जो स्थिति होती है उसे हम कहते हैं ओवनज। तो पेपर में इसका भी कभी कभी चित्र पूछा जाता है कि ओवनज क्या होता है। तो ओवनज में 2 केंद्रक होते हैं, एक स्पर्म का केंद्रक और एक ओवम का केंद्रक। तो कभी कभी पेपर में ऐसे भी आता है कि ओवनज में कितने केंद्रक होते हैं? तो 2 केंद्रक होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इस प्रकार ओवनज का निर्माण होता है। तो शुक्राणु के जो लक्षण होते हैं नई संतति में क्या होता है? कुछ लक्षण माता से, कुछ लक्षण पिता से आते हैं। तो इसी कारण आते हैं कि निषेचन की प्रक्रिया में माँ का अंडाणु और पिता का शुक्राणु होता है, इसलिए दोनों के लक्षण बच्चे में आते हैं। वह निषेचन जो मादा शरीर के अंदर होता है वो आंतरिक निषेचन कहलाता है। आंतरिक निषेचन किस में होता है? मनुष्य में, गाय में, कुत्ते में, मुर्गी इत्यादि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। तो बच्चों आपने कभी टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में सुना होगा। टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चा पैदा हुआ तो इसकी क्यों आवश्यकता है? कभी कभी क्या होता है कि जो स्त्रियां होती हैं उनकी जो अन्नवाहिनी होती है, अभी अपन ने चित्र देखा था, अन्नवाहिनी अवरुद्ध होती है, मतलब वहाँ तक क्या स्पर्म नहीं पहुँच पाते, शुक्राणु उधर पहुँच नहीं पाते, जिससे वो अंडा क्या फर्टिलाइज नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं डॉक्टर? ताज़ा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्रित करके उचित माध्यम से कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, जिसे अपन IVF या इंट्रोवर्ट निषेचन कहते हैं। और जब वो जो अंडा और जो शुक्राणु है, जब अगर निषेचन हो जाता है तो ओवुनज अभी मैंने चित्र देखा उसको 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है। उसके पश्चात मतलब बाहर ये सभी क्रिया हो जाती है पूरी, फिर उसके बाद फिर माता के गर्भ में इसे स्थापित किया जाता है और माता के गर्भाशय में ही इसका पूर्ण विकास होता है तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को हम कहते हैं परखनली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये भी पेपर में कभी कभी आता है। अब अपन ने पढ़ा था आंतरिक निषेचन। कुछ निषेचन क्या बाहर होते हैं, जैसे जल में होते हैं, जैसे मेढक के निषेचन के बारे में पढ़ेंगे। मेढक क्या करता है? जब नर और मादा मेढक एक साथ पानी में आते हैं तो मादा मेढक क्या सैकड़ों अंडे देती है मुर्गी की तरह, लेकिन जो नर मेढक होता है, नर मेढक उसमें क्या करता है? शुक्राणु को छोड़ता रहता है। जो मादा जो अंडे होते हैं वो एक जेली जैसे पदार्थ से ढके रहते हैं, जो उनको क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। मादा जैसे ही अंडे देती है तो नर उस पर क्या करता है? शुक्राणु छोड़ देता है। शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में दर तैरते रहते हैं और अंड कोशिका के जैसे ही संपर्क में आते हैं तो निषेचन हो जाता है और नर मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन। मतलब इसमें नर मादा युग्मक का जो संलयन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? बाहर हो रहा है, इसलिए इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में होता है। तो बच्चों ये उदाहरण भी करना। और आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन जो मादा शरीर के अंदर होता है उसे आंतरिक निषेचन, जैसे गाय, कुत्ता, बकरी, और जो बाहर होता है उसे अपन कहते हैं बाह्य निषेचन। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं कि जब मादा मछली और मेढक एक साथ सैकड़ों अंडे देती है तो फिर सभी जीवित बचते? नहीं बचते। मेढक देती तो सैकड़ों अंडे है और जो नर मेढक वो शुक्राणु भी कई देता है, पर क्या होता है कई जो शुक्राणु होते हैं नष्ट हो जाते हैं और कई अंडे दूसरे जीवों का क्या बन जाते हैं? खाना बन जाते हैं। तो बहुत ही कम मतलब बहुत ही कम संख्या में से कुछ अंडों का क्या हो जाता है? निषेचन सुनिश्चित हो पाता है। ठीक है, इसलिए बड़ी संख्या में अंडकोश का, शुक्राणु का बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक होता है। अब अपन बात करेंगे, अब निषेचन हो गया, निषेचन के बाद क्या होता है? मतलब अब नर मादा युग्मक का निषेचन हो गया, युग्मज बन गया। युग्मज अपन ने पढ़ा था जिसमें 2 केंद्रक होते हैं। अब वो विकसित हो गया, क्या करते हैं? भ्रूण बनते हैं। जब भ्रूण बनता है तो वो क्या करता है? तो कब होता है? तो युग्मज क्या करता है? लगातार कोशिकाओं के छोटे छोटे गोले बनाता रहता है। इस तरीके से चित्र में दिख रहा है, ये कोशिकाओं के गोले बन रहे हैं छोटे छोटे, और ये कोशिकाओं के गोले धीरे धीरे यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और ये धीरे धीरे इकट्ठे होते जाते तो यहाँ एक रोपित भ्रूण बन जाता है।
तो ये जब इस प्रकार जब विभिन्न ऊतकों जैसे अंगों में परिवर्तित हो, जब विकसित होती हुई संरचना को हम क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं, जो गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। इस तरीके से चित्र है। ये पहला चित्र ये कोशिकाएं है, दूसरा चित्र ये कोशिका है, फिर उसका ये गर्भाशय की भित्ति पर ये भ्रूण का विकास हो रहा है। तीसरा चित्र ये विकास हो रहा है। ये वाला चित्र भी बच्चों पेपर में आता है, इसे भी आप अच्छी तरीके से कर लेना। इस प्रकार भ्रूण का गर्भाशय में रोपित, इस प्रकार भ्रूण का क्या होता है, विकास होता है। वह अवस्था, भ्रूण की वह अवस्था जिस शारीरिक भागों की पहचान हो सके वो क्या कहलाता है, गर्भ कहलाता है। और गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को क्या कहती है, क्या करती है, जन्म देती है। उसी प्रकार मुर्गी, देखा होगा मुर्गी के अंडे अपन बच्चे खाते ही हैं, तो मुर्गी का जो अंडा होता है उसमें भी क्या आंतरिक ही निषेचन होता है। पेपर में आता है कि मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है कि बाह्य निषेचन होता है। तो मुर्गी में भी एक आंतरिक निषेचन होता है, बस अंतर इतना होता है कि निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है, अंडवाहिनी नीचे की ओर बढ़ता रहता है। नीचे बढ़ने के साथ साथ सुरक्षित परत चढ़ती रहती है। और मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला और कठोर कवच ही ऐसा सुरक्षित परत है। आपने देखा होगा मुर्गी का जो अंडा होता है उस पर सफ़ेद सफ़ेद एक परत रहती है, वही परत रहती है, कठोर कवच रहता है। इस प्रकार मुर्गी का जो निषेचन होता है वो अंदर हो जाता है। फिर उसके बाद जो मुर्गी जो अंडा देती है, चूजा बाहर निकलता है। जब कठोर कवच पूर्ण रूप से बन जाता है तो मुर्गी क्या करती है, अंडे को बाहर निकाल देती है। मुर्गी के अंडे से चूजा बनने में कम से कम 3 सप्ताह का समय लगता है। मुर्गी जैसे ही अंडे देती है तो मुर्गी उस अंडे पर, आपने देखा होगा, बैठी हुई दिखती है। तो वो क्या करती है, ऊष्मायन करती है। तब 3 सप्ताह बाद मुर्गी से चूजा विकसित होता है। वो कवच, जो अंडे से कवच के स्फुटन के बाद चूजा क्या होता है, बाहर आता है। तो बच्चों आपको समझ में आने लगेगी कि मुर्गी का निषेचन किस प्रकार होता है और चूजे से, जो अंडे से चूजा कितने दिनों बाद निकलता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये बच्चों ये भी पेपर में बहुत आता है। अब अपन बात करेंगे जरायु जंतु और अंड प्रजक जंतु। इसकी अपन ने शुरू में ही, जब चैप्टर शुरू हुआ था तब मैंने बताया था कि कुछ जंतु जो अंडे देते हैं वो अंड प्रजक जंतु कहलाते हैं, और जो जंतु सीधे शिशु को जन्म देते हैं वो जरायु जंतु कहलाते हैं। ठीक है, तो अपन कभी कभी इनके उदाहरण भी आते हैं, तो आप उदाहरण याद कर लेना कि जरायु जंतु जो जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली, ये क्या करते हैं, बच्चे देते हैं, है ना। अंड प्रजक में अपन उदाहरण याद करेंगे किसके, मेढक, छिपकली, तितली, ये सब मुर्गी, है ना, ये सब क्या देते हैं, अंडे देते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये उदाहरण याद कर ले। अब अपन आते हैं शिशु से वयस्क। अब जब कोई शिशु छोटे से जब बड़ा बनता है वो स्थिति क्या कहलाती है, वयस्क कहलाती है। कुछ जंतुओं में नवजात जो जंतु होते हैं वयस्क से बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे अपन ने अभी पिछले अध्याय में, मतलब पिछले पार्ट में या चैप्टर 7 में, जब आप क्लास 7 में होगे तब आपने पढ़ा होगा रेशम कीट पालन के बारे में। उसमें क्या होता था, पहले अंडा होता था, रेशम के जो कीड़े होते अंडे देते थे शहतूत की पत्ती पर, फिर उससे लार्वा जैसे कैटरपिलर कहते हैं या इल्ली कहते हैं, उससे प्यूपा निकलता था, प्यूपा से वयस्क निकलता था, है ना। और जिससे जो प्यूपा होता था उसी से ही अपन को रेशम का धागा निकलता था। इसी प्रकार अपन इस पार्ट में अपन पढ़ेंगे मेढक के बारे में। मेढक का जो प्रारंभ अंडे से ही होता है, तो सबसे पहले मेढक अंडा, फिर टैडपोल, लार्वा, फिर वयस्क। तो इस प्रकार जो व्यवस्था होती है मेढक की, इसे अपन कायांतरण कहते हैं। जब कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में जो रूपांतरण होता है वो क्या कहलाता है, कायांतरण कहलाता है। टैडपोल कभी कभी रूपांतरित होकर वयस्क में बदल तो जाते हैं, जो छलांग भी लगा सकता है। इसको आपने कई बरसात के दिनों में टैडपोलों को देखा होगा। तो बच्चों ये पेपर में बहुत आता है, वाला चित्र भी बहुत आता है कि ये मेढक है, फिर मेढक ने अंडे दिए, आरंभी टैडपोल है, ये बात का टैडपोल है, फिर ये मेढक बन गया। तो ये चारों नाम आप याद कर लेना। कभी कभी ये नाम आता है 2 नंबर में, कभी कभी ये चित्र भी पेपर में आता है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे अलैंगिक जनन की बात, कि अलैंगिक जनन क्या होता है। तो अपन ने अभी लैंगिक जनन पर जैसे नर और मादा दोनों भाग देते हैं। अलैंगिक जनन में केवल एक ही भाग लेता है। अलैंगिक जो जनन होता है 2 प्रकार का है इस पार्ट में। एक होता है मुकुलन के द्वारा, मुकुलन,
तो ये हाइड्रा का चित्र है। ये हाइड्रा का कभी कभी पेपर में बहुत आता है। ये हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा जनन होता है। प्रत्येक हाइड्रा में एक से अधिक ओभार दिखाई देते थे। दिख रहे हैं ना ओभार? ओभार हमको दिखाई देते। ओभार जब विकसित होते ही नए जीव होते जिन्हें मुकल, जैसे ये दिख रहा है, फिर से थोड़ा ये थोड़ा और ये अलग हो जाए तो एक नया हाइड्रा बन गया। तो जो ये हाइड्रा में जो होता है मुकुलन के द्वारा होता है, मतलब एक पेड़ से, एक पौधे से दूसरा पौधे का जन्म। तो ये पेपर में ये बहुत आता है। तो हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा होता है। हाइड्रा में एक से अधिक ओभार दिखाई देते हैं। जो ओभार होते हैं जिन्हें अपन क्या कहते हैं? मुकल कहते हैं। ठीक है। हाइड्रा में एक एकल जनक से निकलने वाले दर से नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार जनन को, जिससे केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, वह अलैंगिक जनन कहलाता है। एक ही जनक, इसमें हाइड्रा अकेला ही है ना, हाइड्रा एक ही जनक है, इसने एक ही नए जीव को जन्म दिया, तो ये अलैंगिक जनन कहलाया। और हाइड्रा में मुकुल से नया जीव उत्पन्न हुआ। मुकुल मतलब प्रबंध से। इस प्रकार इस जनन को हमने क्या कहा? मुकुलन कहा। तो ये पेपर में बहुत आता है। दूसरा है अमीबा। अमीबा में द्विखंडन। दूसरा है द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन, द्विखंडन द्वारा। ये अमीबा का चित्र है। एक अमीबा से जो दो केंद्रक बने, दो फिर विभाजित हो गए। इस प्रकार एक अमीबा से दो अमीबा का बनना। इसको अपन भाषा के रूप में पढ़ेंगे। अमीबा एक कोशिक होता है। इस केंद्रक के दो भागों में विभाजन होता है जनन क्रिया में। इसके बाद कोशिका भी दो भागों में विभाजित हो जाती है और प्रत्येक भाग का अलग अलग एक केंद्रक होता है। इस प्रकार अलैंगिक जनन जिसमें एक जीव विभाजित होकर दो संतति में उत्पन्न होता है, जैसे दो संतति में, है ना, तो इसे हम कहते हैं द्विखंडन। तो अलैंगिक जनन मुकुलन और द्विखंडन के द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त और भी विधियां हैं, अपन ये पढ़ेंगे आगे। इसके बाद आगे अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जब आप आओगे। अब आपके चैप्टर में, आपके इस पार्ट में इतना ही था। अब इस एक कहानी है, डॉली की कहानी। बच्चों इसको समझ लो। ये अपन ने टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में पढ़ा था इस चैप्टर में आगे, उसी से मिलती जुलती है। इसमें क्या है? तीन ये भेड़ दिख रही हैं आपको, दिख रही है। एक का नाम फिन डॉर्सेट भेड़ है, एक का स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव है, एक डॉली है। ये डॉली का जो जन्म हुआ था 5 जुलाई 1996 में हुआ था। यह क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी है। अब पहले क्लोन क्या होता है? किसी समरूप कोशिका का किसी अन्य जीवित भाग से संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करना क्या कहलाता है? क्लोनिंग कहलाता है। इस क्लोनिंग को सबसे पहले सर्वप्रथम किसने किया था? इयान विल्मेट और उसके सहयोगी एडिनबर्ग और स्कॉटलैंड के रोजली इंस्टीट्यूट में किया था। उन्होंने एक भेड़ को क्लोन किया था जिसका नाम था डॉली। ठीक है, इतना। अब अपन इस प्रोसेस को पढ़ेंगे। इन्होंने क्या करा था? ये तीन है। डॉल को क्लोनिंग किया था इनने फिन डॉर्सेट नामक जो मादा भेड़ थी, ये फिन डॉर्सेट, इसकी स्तन ग्रंथि से एक कोशिका ली, स्तन ग्रंथि से। और ये स्कॉटिश ब्लैक फेस, इससे इसकी जो अंडकोशिका थी, इसकी अंडकोशिका ली। इन्होंने क्या किया? जो स्तन कोश, तो अंडकोशिका का जो केंद्रक था उसको इन्होंने हटा दिया। किसका? जो स्कॉटिश से ली थी अंडकोशिका, और उसका केंद्रक इनने हटा दिया। और ये फिन डॉर्सेट की भेड़ की जो स्तन ग्रंथि से ली गई कोशिका का जो केंद्रक था, उसको उन्होंने क्या करा? ब्लैक फेस ईव की केंद्रक विहीन अंडकोशिका में इसमें स्थापित कर दिया। मतलब ये इसका बात ये है कि फिन डॉर्सेट भेड़ की स्तन ग्रंथि से कोशिका ली, उसका जो केंद्रक लिया वो इसमें कर दिया। इसकी जो अंडकोशिका का जो केंद्रक था उसको हटा दिया और अंडकोशिका के केंद्रक में इसका केंद्रक इसमें डाल दिया और फिर उसका फर्टिलाइजेशन किया। तो इन्होंने क्या देखा? फर्टिलाइजेशन किया तो वो निषेचित तो हो गया। तो उसके बाद उस अंडकोशिका का विकास प्रवर्धन सामान्य रूप से हुआ और डॉली का जन्म हुआ। तो जो स्कॉटिश ब्लैक फिश इसने डॉली का जन्म दिया और ब्लैक फिश ईव के केंद्रक को अंडकोशिका से हटा दिया गया था। मतलब इससे जो अंडकोशिका ली थी उसके केंद्रक को हटा दिया था और इसका केंद्रक अपन ने इसमें डाल दिया था। तो इसकी जो डॉली में जो लक्षण आए वो पूरे इसके आए, इसके लक्षण आए ही नहीं थे। डॉली एक फिन डॉर्सेट भेड़ की स्वस्थ कुलीन थी। प्राकृतिक लैंगिक द्वारा अनेक संततियों का जन्म हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ? इसके फेफड़ों में रोग हो गया
और 14 फरवरी 2003 को इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद कई वैज्ञानिकों ने सफल माने कई प्रयोग किए, क्लोन किए, तो कुछ तो क्लोन करते ही समय जन्म से पहले ही मर गए, कुछ बाद में मरे, क्योंकि क्लोन बनाने वाले जंतुओं में क्या अनेक प्रकृतियाँ थीं। इसके बाद अपन इस चैप्टर के प्रमुख शब्दों पे पढ़ते। अलैंगिक जनन क्या होता है बच्चों? अलैंगिक जनन वह जीव जिसमें केवल एक जीव भाग लेता है अलैंगिक जनन कहलाता है। द्विखंडन क्या होता है? अमीबा स्वयं दो भागों में विभाजित होकर दो संतति को उत्पन्न करता है, इस प्रकार अलैंगिक जनन को हम द्विखंडन कहते हैं। मुकुलन किसे कहते हैं? हाइड्रा में मुकुल द्वारा एक नए जीव का विकास होता है, इस विधि को हम मुकुलन कहते हैं। अंडे अपन जानते ही हैं, मुर्गी जो अंडे देती है अंडे ही हैं। भ्रूण, भ्रूण क्या होता है? जिसमें क्या होता है? भ्रूण का विकास होता है, वो क्या कहलाता है? भ्रूण कहलाता है। ओवुनज में जो अनेक विभाजन होते हैं उससे क्या बनता है? भ्रूण बनता है। ब्राहा निषेचन, जब मादा शरीर के बाहर जो निषेचन होता है ब्राहा निषेचन कहलाता है। निषेचन क्या कहलाता है? नर और मादा अंडाणु और शुक्राणुओं का संलयन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। गर्भ, गर्भ में क्या होता है? भ्रूण का क्या होता है? विकास होता है। आंतरिक निषेचन क्या होता है? जब मादा शरीर के अंदर होने वाला निषेचन क्या कहलाता है? आंतरिक निषेचन कहलाता है, जैसे गाय, बकरी, कुत्ता। कायांतरण क्या कहलाता है? जब शिशु का वयस्क में बदलना है ना, टैडपोल का वयस्क में बदलना क्या कहलाता है? कायांतरण कहलाता है, जो मेढक में अपन ने पढ़ा था। अंडप्रजक जंतु क्या कहलाते हैं? जो जंतु अंडों को उत्पन्न करते हैं अंडप्रजक जंतु कहलाते हैं। लैंगिक जनन में क्या होता है? लैंगिक जनन में अंडाणु और शुक्राणु का आप जो नर युग्मक और मादा युग्मक का जो संलयन होता है उस जनन को हम लैंगिक जनन कहते हैं। मतलब लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों का संलयन होता है। शुक्राणु, शुक्राणु क्या होते हैं? शुक्राणु नर जननांग से उत्पन्न होते हैं, है ना, ये भी एक एकल कोशिका होती है। जरायु जंतु जो बच्चे पैदा करते हैं वो जरायु जंतु कहलाते हैं, जैसे गाय, कुत्ता, है ना। और अभी अपन ने अंडप्रजक जंतु पढ़े थे। अंडप्रजक जंतु वे जंतु जो अंडे देते हैं, जैसे बकरी नहीं, तितली, छिपकली, है ना, मेढक अंडप्रजक जंतु हैं। और जरायु जंतु क्या कहलाते हैं? जो बच्चे पैदा करते, जैसे गाय, बकरी, कुत्ता, ठीक है। युग्मनज क्या कहलाते हैं? लास्ट है अपना अंतिम शब्द युग्मनज। अंडाणु और शुक्राणु का जो संलयन होता है वो निषेचन कहलाता है, और निषेचित अंडा क्या कहलाता है? युग्मनज कहलाता है। इसमें दो केंद्रक होते हैं। तो बच्चों ये बहुत आता है, आंतरिक निषेचन, ब्राहा निषेचन में अंतर, है ना, और मुकुलन क्या होता है, द्विखंडन क्या होता है, तो बच्चों ये अच्छी से याद कर लेना। और गर्भ किसे कहते हैं? तो भ्रूण की व्यवस्था जिसमें सभी शारीरिक भाग विकसित होकर पहचान योग हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? गर्भ कहते हैं। और इस प्रकार ये पूरा चैप्टर हो गया। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई भी शब्द या कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया उसे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं सभी के प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे। लाइक करें, शेयर करें, घर पर रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।